कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लॉ टिप्स विद सपना के आज के सेक्शन में मैं एडवोकेट सपना शर्मा आप लोगों के साथ बात करूंगी वसीयत के मैटर पे। जैसे कि वसीयत क्या होती है, क्या वसीयत को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है और क्या वसीयत को कैंसिल किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। बात करते हैं वसीयत क्या होती है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के अनेक तरीके होते हैं, उनमें से ही एक इजी मेथड है वसीयत। यानी कोई व्यक्ति वसीयत के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है। अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा चाहे कुछ भाग वसीयत के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको यहां बता देती हूं कि वसीयत जो होती है वसीयतकर्ता के मरने के बाद ही पावर में आती है। यानी जब तक वसीयतकर्ता जिंदा है पूरी प्रॉपर्टी वसीयतकर्ता की ही है। लेकिन वसीयतकर्ता के मरने के बाद प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिसे कि वसीयत के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है। बात करते हैं क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। तो आंसर है नो। वसीयत एक कोरे कागज पे भी बनाई जा सकती है और वह वसीयत मान्य भी होगी। वसीयत पर किसी भी प्रकार की कोई स्टैंप ड्यूटी देने की या रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप वसीयत का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि न्यायालय में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि एक वसीयत को जब चैलेंज किया जाता है तो एक रजिस्ट्रेशन जो वसीयत होती है वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड विल। वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टैंप पर वसीयत को टाइप करनी होगी। यानी आपको स्टैंप पर वसीयत को टाइप करवाना होगा। उसके बाद आपको 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी गवाह के तौर पे। टाइप होने के बाद जब वसीयत स्टैंप पे टाइप हो जाएगी उसके बाद वसीयतकर्ता उस पे साइन करेगा और उसके बाद 2 गवाहों के द्वारा उस वसीयत पे साइन करे जाएंगे और उसके बाद वसीयत रजिस्टर हो जाएगी। क्या वसीयत को निरस्त करा जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। एक वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में कभी भी वसीयत को कितनी बार भी कैंसिल कर सकता है और कितनी बार भी बना सकता है, लेकिन न्यायालय में वही वसीयत मान्य होगी जो वसीयतकर्ता के द्वारा अंतिम बार बनाई गई है। यानी अगर न्यायालय में कभी वसीयत को चुनौती दी जाती है किसी के द्वारा तो वह वसीयत जो अंतिम बार वसीयतकर्ता के द्वारा बनाई गई है उसकी मृत्यु के पहले वही मान्य होगी। बात करते हैं पुश्तैनी संपत्ति की। पुश्तैनी संपत्ति जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है, जैसे कि दादा से परदादा से। पुश्तैनी संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसमें कि बंटवारा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा कर देता है, जैसे कि एक व्यक्ति ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा अपने भाइयों में अपने बेटों में कर दिया है, तो जैसे ही वह बंटवारा होता है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और प्रॉपर्टी जो होती है भाइयों में और बेटों में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद वह प्रॉपर्टी पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। उसके बाद वह प्रॉपर्टी उन भाइयों की और उन बेटों की अर्जित संपत्ति कहलाएगी, यानी कि स्वयं की अर्जित की गई संपत्ति। और उसके बाद उन व्यक्तियों को जो कि ट्रांसफर के माध्यम से प्रॉपर्टी प्राप्त करते हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि वे अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। बात करते हैं क्या न्यायालय में वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। तो उत्तर है यस। न्यायालय में वसीयत को चुनौती दी जा सकती है और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपनी वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ऐसे मैटर्स पे जब वसीयत को चुनौती दी जाती है न्यायालय में तो वहां एक रजिस्टर्ड विल की वैल्यू अनरजिस्टर्ड विल से ज्यादा होती है। बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनके आधार पर वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यदि वसीयत पे वसीयतकर्ता के साइन गलत है तो इस आधार पर वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। या फिर वसीयत पे यदि गवाहों के साइन सही नहीं है तो भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपको यह संदेह है कि वसीयत धोखे से लिखवाई गई है तो भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर सेकंड, यदि वसीयतकर्ता वसीयत बनाते समय मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो इस आधार पर भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है।
जैसे कि वसीयत बनाते समय जो वसीयत करता है वो इतनी एज का हो चुका है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वसीयत में क्या लिखवाया गया है, उस पर किस चीज़ों पे साइन करवाया जा रहा है, या वसीयत करता अनसाउंड माइंड हो गया है। तो इन आधारों पे भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, यदि वसीयतकर्ता माइनर है, यानी कि वसीयतकर्ता की उम्र यदि 18 साल से कम है, तो भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। यानी 18 साल से पहले यदि कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बना देता है तो फिर इस आधार पर वसीयत को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, यदि परिवार का मुखिया परिवार की संपत्ति को किसी और व्यक्ति को दे देता है, यानी किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसी स्थिति में भी परिवार के अन्य सदस्य वसीयत को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक परिवार के मुखिया पर परिवार का पूरा दायित्व होता है, और इसी आधार पर कि परिवार के दायित्व होने के बावजूद भी मुखिया ने अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई है या कर दिया है, तो फैमिली कोर्ट में उस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। तो आई होप मैंने जो आज आपको वसीयत के प्रोविजंस बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में सभी व्यक्तियों को एक बार अपनी वसीयत तो बनानी पड़ती ही है। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल लॉ टिप्स विद सपना के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।